एक सड़क पर अचानक किसी का बैग छीन लिया जाता है। वहीं खड़ा एक नौजवान लड़का छीनने वाले के पीछे भागता है और बैग वापस ले आता है। लेकिन जब वो लौट कर आता है तो बैग का असली मालिक गायब हो चुका होता है, जैसे उसे बैग से छुटकारा पाकर राहत मिल गई हो। बैग के अंदर क्या है ये जानने का भी कोई तरीका नहीं, क्योंकि उसमें एक बेहद मजबूत ताला लगा हुआ है। एक पुलिस ऑफिसर जब ताला तोड़ने की कोशिश करता है तो उल्टा उसी के सिर पर सीलिंग फैन गिर जाता है। अब वो लड़का इस बैग को लेकर बुरी तरह फंस जाता है। ऊपर से बैग वापस करने के लिए धमकी भरे फोन भी आने लगते हैं। आखिर इस बैग में ऐसा क्या है? क्या वो लड़का इस बैग के अभिशाप से मुक्त हो पाएगा? चलिए कुरांगू बॉम्बे की कहानी में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बैग के अंदर कौन सा राज छिपा हुआ है। तमिलनाडु का थंजावुर शहर, जो कभी चोल राजवंश की राजधानी हुआ करता था, इस शहर की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ के अनगिनत मंदिर, खासकर बृहदीश्वर मंदिर, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में दुनिया भर में मशहूर है। तो इसी थंजावुर से एक देवता की मूर्ति चोरी कर ली जाती है, जिसकी अनुमानित कीमत कम से कम 5 करोड़ रुपए है। चोरी के बाद वो मूर्ति पहुंचती है लोकल गैंगस्टर एकम्बरम के हाथों में। एकम्बरम अपने मद्रास वाले एक आदमी शेखर को फोन करता है और कहता है कि मूर्ति बेचने के लिए कोई पार्टी ढूंढो। शेखर जवाब देता है, मूर्ति फिलहाल अपने पास रखो, मेरी नजर में एक अच्छा क्लाइंट है जिसके पास काफी पैसा है, सही डील हो गई तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। एकम्बरम को मूर्ति अपने पास रखने में कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि जब मूर्ति लाई जा रही थी तब एक पुलिस ऑफिसर को खबर लग गई थी और वो पीछा कर रहा था। एकम्बरम के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। एकम्बरम ने बिना कोई हिचकिचाहट उस पुलिस वाले को गोली मार दी। उसके बाद उसने अपने सभी आदमियों को सख्त हिदायत दी, अगले 1 हफ्ते तक कोई पुलिस वाला मेरे इलाके के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। ये सारा खूनी काम एकम्बरम ने अपने फर्नीचर की दुकान के पीछे अंजाम दिया था। फर्नीचर का कारोबार संभालने की जिम्मेदारी उसके दोस्त सुंदरम की थी। सुंदरम एकम्बरम का बिजनेस पार्टनर था, लेकिन इंसान के तौर पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। सुंदरम बेहद शांत, मिलनसार और सीधा साधा इंसान था, लेकिन एकम्बरम ने एक जमाने में उसकी बहुत मदद की थी, इसलिए सुंदरम उसका साथ नहीं छोड़ पाता था। और सच कहें तो दोनों एक दूसरे पर अंधा भरोसा करते थे। खैर, आज सुंदरम को अपने बेटे कार्तिक के लिए लड़की देखने जाना था। एकम्बरम ने सुंदरम को एक साड़ी दी और बोला, मैं फैमिली के साथ शॉपिंग करने गया था तो ये साड़ी भी उठा लाया। एकम्बरम का साला इस बात से चिढ़ता था कि एकम्बरम सुंदरम की इतनी परवाह करता है। सुंदरम के जाने के बाद साले ने एकम्बरम से कहा, सुंदरम पर इतना अंधा भरोसा ठीक नहीं है, कहीं एक दिन पीठ में छुरा न घोंप दे। ये सुनते ही एकम्बरम भड़क उठा और साले को डांटते हुए बोला, अगर दोबारा सुंदरम के बारे में ऐसी बात कही तो मैं तेरी जबान काट दूंगा। साला चुप हो गया। इधर सुंदरम अपनी बीवी और बेटे कार्तिक को लेकर लड़की देखने गया। दोनों तरफ कुछ न कुछ पेचीदगियां थीं। लड़की, जिसका नाम विजी था, उसका बाप बीमार था, माँ गुजर चुकी थी, इसलिए विजी को ही बाप की देखभाल करनी पड़ती थी। विजी चाहती थी कि शादी के बाद भी उसका बाप उसके साथ ही रहे। यही वजह थी कि पहले आए कई लड़कों ने रिश्ता आगे नहीं बढ़ाया। दूसरी तरफ कार्तिक के घर की माली हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी दोनों पक्षों के बीच बात लगभग तय हो ही रही थी। लेकिन जैसे ही सुंदरम ने बताया कि वो एकम्बरम की लकड़ी की दुकान पर काम करता है, विजी का बाप भड़क उठा। एकम्बरम एक खूनी है, उसके यहाँ काम करने वाले के बेटे से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। चीख चिल्लाहट के बीच विजी के बाप ने गुस्से में एक प्लेट मारी जो सुंदरम को लग गई। इस पर कार्तिक ने आपा खोकर विजी के बाप को थप्पड़ चढ़ दिया। बस इसी के साथ रिश्ता पक्के तौर पर टूट गया। हालांकि जाते जाते कार्तिक ने विजी से कहा कि तुम मुझे पसंद आई हो, अगर शादी करना चाहो तो मेरे साथ चली आना। लेकिन उस वक्त विजी बाप के अपमान से जल भुन रही थी, इसलिए कुछ बोली नहीं। इसके बाद कार्तिक मद्रास यानी चेन्नई लौट आता है। यहाँ वो एक राइड शेयरिंग कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करता है, कुछ ऊबर जैसी। शादी टूटने का दर्द दबाकर वो अपनी ड्यूटी पर लौट जाता है। इधर विजी के बाप की तबीयत और बिगड़ जाती है। हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर बताता है कि उसके पैरों की नसों में खून जम गया है, फूल गई हैं, कभी भी ब्लास्ट हो सकती हैं, कल ही ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के लिए पैसे निकालने विजी एटीएम बूथ जाती है। कार्ड डालती है, लेकिन मशीन में कार्ड फंस जाता है। कोई गार्ड भी मौजूद नहीं। घबराहट में विजी मशीन से तरह तरह की छेड़छाड़ करती है, लेकिन कार्ड निकलता नहीं। उल्टा ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ कार्तिक ड्यूटी पर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। वहां एक आदमी आता है, टूटी हुई स्पंज की चप्पल पहने, जिसका फीता बार बार खुल रहा था। फिर भी वो सोच रहा था, चल कुछ दिन और काम चला लेते हैं। इस आदमी का नाम था सदाशिवम। उसके हाथ में एक भारी भरकम बैग था जिस पर बंदर की तस्वीर बनी थी और टैग
टैगलाइन लिखी थी, हैप्पी जर्नी। सदाशिवम कार्तिक के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। तभी उसकी बीवी का फोन आता है। बीवी बताती है कि दहेज का पैसा नहीं जुटा तो लड़के वाले शादी तोड़ देंगे। सदाशिवम कहता है कि लड़के वालों से कह दो जितना मांगा है उससे कहीं ज्यादा पैसा दूंगा। मैं थोड़ी देर में पैसे लेकर घर पहुंच रहा हूं। उसी बस स्टॉप पर सिंधनाई नाम का एक छोटा चोर भी बैठा हुआ था। सिंधनाई जेब कतरी और छोटी मोटी चोरी करता था, लेकिन हर बार पकड़ा जाता था और लोगों से पिटता था। उसने एक ज्योतिषी से भी सलाह ली थी। ज्योतिषी ने कहा, अगर तू 1 करोड़ रुपए बिछाकर उन पर सो ले तभी तेरी किस्मत बदलेगी। सिंधनाई ने इस बात को गंभीरता से ले लिया था। तब से वो 1 करोड़ का सपना देख रहा था। जब सदाशिवम फोन पर पैसों की बात कर रहा था और उसके हाथ में भारी बैग भी था, तो सिंधनाई को लगा कि बैग में जरूर ढेर सारा पैसा है। बस मौका मिलते ही उसने बैग झपट कर भागना शुरू कर दिया। कार्तिक ने इंसानियत के नाते चोर का पीछा किया। दौड़ते भागते उसने सिंधनाई को पकड़ा, 2-4 घूंसे जमाए और बैग वापस ले आया। लेकिन जब वो लौट कर आया तो सदाशिवम गायब हो चुका था, कहीं चला गया था। कार्तिक हैरान था, आदमी बैग छोड़कर भाग गया। इससे भी बड़ी मुसीबत ये थी कि अब ये बैग उसके हाथ में फंस गया। कार्तिक काफी देर तक उस आदमी की उम्मीद में बस स्टॉप पर बैठा रहा। उसे समझ आ रहा था कि हैप्पी जर्नी लिखा ये बैग उसकी जर्नी को कुछ भी हैप्पी नहीं रहने देगा। खैर, काफी खोजबीन के बाद कार्तिक बैग लेकर थाने पहुंचता है। वो बैग पुलिस को सौंपना चाहता था ताकि असली मालिक को ढूंढकर बैग वापस किया जा सके। थाने में इंचार्ज था इंस्पेक्टर मूर्ति। बड़ा अकड़ू और दिखावेबाज इंसान। हर बात में पंडिताई झाड़ता था और बिना फायदे के उंगली तक नहीं हिलाता था। कार्तिक ने उसे बैग दिखाकर पूरी कहानी सुनाई। बैग में बेहद मजबूत ताला लगा था। मूर्ति ने एक कांस्टेबल को रॉड लाने का हुक्म दिया। वो ताला तोड़कर देखना चाहता था कि अंदर क्या है। कार्तिक ने रोका, सर अंदर कुछ कॉन्फिडेंशियल हो सकता है, ताला मत तोड़िए। लेकिन मूर्ति ने उसे डांटकर बगल की डेस्क पर फॉर्म भरने भेज दिया। तभी वहां विजी को लाया जाता है। सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस ने उसे एटीएम छेड़छाड़ के शक में उठा लिया था। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि उसका कार्ड सच में मशीन में फंस गया था। कोई गलत इरादा नहीं था, इसलिए उस पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। लेकिन मूर्ति ने बेवजह उसे खूब डांटा। एटीएम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकती। विजी का कार्ड वापस मिलने में 2-3 दिन लगने वाले थे, लेकिन बाप के ऑपरेशन के लिए उसे फौरन पैसे चाहिए थे। विजी ने मूर्ति से गुजारिश की कि बूथ मैनेजर से बात करवा दें ताकि कार्ड जल्दी मिल जाए, लेकिन मूर्ति ने उल्टा झाड़ दिया, किसी से उधार लेकर काम चलाओ। विजी चुप हो गई। मूर्ति ने पूछा, यहाँ कोई जानने वाला है? तभी पीछे से कार्तिक बोल उठा, मैं जानता हूँ इसे। कार्तिक की आवाज सुनकर विजी ने मुड़कर देखा और पहचानते ही फिर गुस्सा हो गई। मैं किसी को नहीं जानती, ये कहकर वो बाहर निकल गई। इधर कांस्टेबल रॉड लेकर आ गया था। मूर्ति बैग का ताला तोड़ने लगा। कार्तिक ने फिर मना किया। एक कांस्टेबल ने भी कहा, सर अंदर बम वगैरह भी हो सकता है, लेकिन मूर्ति ने किसी की नहीं सुनी। जैसे ही उसने रॉड उठाकर ताले पर वार किया, ऊपर से सीलिंग समेत पंखा उसके सिर पर गिर पड़ा। सब मिलकर मूर्ति को हॉस्पिटल ले गए। बैग धूल मिट्टी में सना वहीं पड़ा रहा। कार्तिक ने बैग उठाया और बाहर निकल गया। बाहर आकर जब वो बैग की धूल झाड़ रहा था तो उसने देखा विजी थाने के बाहर बेबस बैठी हुई है। वो विजी के पास गया और पूछा, तुम्हारे पापा किस हॉस्पिटल में हैं? मैं भी उनसे मिलने चलूंगा। विजी ने चिढ़कर कहा, मेरे पापा वैसे ही बीमार हैं, आपको देखकर और हालत खराब हो जाएगी, तो आप अपना ये दर्द दिखाना बंद कीजिए। लेकिन फिर भी दोनों एक ही बस में बैठ जाते हैं। बस में बैठकर कार्तिक बैग की फोटो खींचकर फेसबुक पर डाल देता है। कॉन्टैक्ट नंबर के साथ लिखता है कि जो भी बैग का असली मालिक हो प्रूफ देकर ले जाए। इसके बाद कार्तिक विजी के पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां एक मरीज को स्ट्रेचर पर चढ़ाने में मदद करते हुए बैग उसके हाथ से गिरकर जमीन पर गिर जाता है। दरअसल कार्तिक यहाँ विजी के बाप से माफी मांगने आया था, लेकिन विजी के बाप ने इतना बुरा बर्ताव किया कि कार्तिक दुखी होकर बाहर निकल गया और गुस्से व परेशानी में बैग लेना भूल गया। कार्तिक को अपमानित होते देख विजी को बुरा लगा। वो भी बाहर आकर बोली, देखा मैंने मना किया था आने से, पापा ने इतनी बातें सुना दी। कार्तिक ने ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन विजी ने मना कर दिया। मेरा कजन भाई यहीं रहता है, उसके पास जाऊंगी तो पैसे दे देगा। ये कहकर विजी बस में बैठ गई। कार्तिक भी पीछे पीछे उसी बस में चढ़ गया। अब तक दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो चुकी थी। बस में बैठे बैठे कार्तिक को अचानक याद आया, बैग तो हॉस्पिटल में ही रह गया। विजी ने कहा, मैं वापस जाऊंगी तो संभाल कर रख दूंगी। वैसे भी बैग अपना तो था नहीं, इसलिए कार्तिक ने भी ज्यादा फिक्र नहीं की। बस से उतरकर विजी ने करीब 250 रुपए के फल खरीदे और बड़े गर्व से बोली, मेरा कजिन बहुत कमाता है, अगर 50,000 भी मांगू तो फौरन दे देगा।
लेकिन हकीकत ये थी कि उसके कजिन की हालत पतली थी। घर में दीवार घड़ी तक नहीं थी। आधी टूटी घड़ी के बगल में बाकी नंबर मार्कर से दीवार पर लिखे हुए थे। घर ऐसा था जैसे किसी बाबा ने फूंक भी मार दी तो गिर जाए। विजी अंदर गई और पैसे मांगे, लेकिन कजिन के पास पानी का बिल भरने के 200 रुपए भी नहीं थे। हालत समझकर विजी खाली हाथ लौट आई। उसने कोशिश की कि कार्तिक को पता न चले, लेकिन कार्तिक सब समझ गया और उसे होटल में खाना खिलाने ले गया। इसी बीच कार्तिक के पास बैग के लिए फेक कॉल्स आने लगे। जिनका बैग नहीं था वो भी अपना बताकर दावा करने लगे। खैर, कार्तिक विजी के साथ होटल में बैठा था, तभी दूसरी टेबल पर बैठी एक औरत बार बार उसे देख रही थी। कुछ देर बाद वो यकीन करके उठकर आई और मोबाइल पर कार्तिक की फोटो दिखाकर पूछा, क्या ये आप ही हैं? कार्तिक ने मोबाइल हाथ में लिया और देखा, ये तो उसके पापा का फोन है। औरत ने बताया कि उसके पति को ये मोबाइल मिला था, सिम कार्ड नहीं था तो उसने अपना सिम लगाकर इस्तेमाल कर रही थी। कार्तिक ने औरत का सिम लौटाकर मोबाइल अपने पास रख लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पापा का फोन यहाँ कैसे आया। कार्तिक ने माँ से बात की। माँ ने बताया कि उसके पापा सुंदरम मद्रास आए थे, लेकिन तब से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। माँ को टेंशन थी कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया। कार्तिक ने अपने एक दोस्त को फोन किया जो एकाम्बरम के लिए काम करता था। दोस्त ने बताया कि एकाम्बरम ने सुंदरम को कोई कीमती चीज लेकर मद्रास भेजा था, लेकिन वो चीज क्या थी ये नहीं पता। हाँ, शेखर नाम का एक बंदा है जिसके पास सुंदरम को जाना था। कार्तिक पहले से ही टेंशन में था। तभी उसके पास बैग के बारे में एक फोन आता है। फोन करने वाला एकदम सही बताता है बैग कहाँ से चोरी हुआ, उस पर क्या तस्वीर थी, सब कुछ। नेटवर्क की दिक्कत थी तो कार्तिक बाहर निकलकर बात कर रहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है वो चोर सिंधनाई एक बुजुर्ग को बैग के मालिक बनाकर फोन करवा रहा था। सिंधनाई की किस्मत ही खराब है। दिमाग तो लगाता है लेकिन हर बार पकड़ा जाता है। कार्तिक ने उसे देखते ही खदेड़ा और 2-4 थप्पड़ भी रसीद कर दिए। फिर कार्तिक को पता चलता है कि सिंधनाई उसी इलाके का है जहां पापा का फोन मिला था। इसलिए कार्तिक उससे अपने पापा को ढूंढने में मदद मांगता है और बदले में बैग देने का वादा करता है। सिंधनाई मान जाता है। सिंधनाई कार्तिक को एक शेखर के पास ले जाता है। ये शेखर भी एक लोकल गुंडा था, छोटे मोटे सौदे करता था। लेकिन ये वो शेखर नहीं था जिसके पास कार्तिक के पापा को जाना था, क्योंकि इस आदमी ने सुंदरम की फोटो देखकर कहा कि उसे नहीं पहचानता। हाँ, उसके एक आदमी ने बताया कि इस इलाके में एक और शेखर है, बच्चों के साथ खेलता कूदता रहता है, पूरा चालबाज किस्म का इंसान। इधर विजी हॉस्पिटल लौटकर बैग अपने पास संभाल कर रख लेती है। विजी के बाप को ये पसंद नहीं आता। वो कहता है बैग बाहर फेंक दो, लेकिन विजी नहीं सुनती। कुछ देर बाद कार्तिक का एक दोस्त हॉस्पिटल काउंटर पर आकर विजी को फोन करता है। दरअसल कार्तिक ने ऑपरेशन का पैसा जुटाकर किसी के हाथ भिजवाया था। विजी जैसे ही पैसे लेने नीचे जाती है, उसका बाप मौका पाकर बैग खिड़की से बाहर सड़क के कूड़ेदान में फेंक देता है। दूसरी तरफ कार्तिक को एकाम्बरम के आदमी फोन पर धमकाते हैं, तेरे बाप ने 5 करोड़ का माल लेकर भागा है, उसके बाद से गायब है, और जिस बैग में माल था उसी बैग की फोटो तूने फेसबुक पर डाल दी। बाप बैग लेकर गायब और बेटा उसी बैग का मालिक ढूंढ रहा हूं का ऐलान कर रहा है। ये बात उन लोगों को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। 1 घंटे में बैग वापस करने की धमकी देते हैं। अब कार्तिक का दिमाग चकरा जाता है। उसके पापा जो बैग लेकर आए थे वही बैग अब उसके पास है। बैग का राज जानने के लिए कार्तिक हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हॉस्पिटल के सामने इत्तेफाक से उसकी टक्कर सदाशिवम से हो जाती है। कार्तिक पूछता है, मेरे पापा कहाँ हैं? पहले सदाशिवम मुकरता है, लेकिन कार्तिक गुस्से में उसकी धुनाई शुरू कर देता है। मार खाकर सदाशिवम सब उगल देता है। 2 दिन पहले एकाम्बरम के एक आदमी ने बाजार से बंदर वाला बैग खरीदा। उसी बैग में मूर्ति रखी गई। मूर्ति को मद्रास में शेखर के पास पहुंचाने के लिए एक भरोसेमंद आदमी चाहिए था। इसके लिए एकाम्बरम ने सुंदरम को चुना। सुंदरम को समझा दिया गया कि कहाँ उतरना है, वहां से शेखर के आदमी उसे ले जाएंगे। सुंदरम तय जगह पर उतरकर इंतजार कर रहा था। तभी शेखर का चेला सदाशिवम उसे लेने आया। यही वो आदमी था जिसके हाथ से बैग कार्तिक को मिला था। सदाशिवम सुंदरम को शेखर के घर ले गया। शेखर उस वक्त मोहल्ले के मैदान में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट उसके लिए नशे जैसा था। शेखर के छोटे बेटे ने जाकर उसे बुलाया। घर पहुंचते ही शेखर की बीवी मायके जाने की जिद लेकर बैठ गई। शेखर ने साफ मना कर दिया, अभी मायका नहीं होगा। फिर शेखर ने बैग का ताला खोलकर मूर्ति चेक की और सदाशिवम से कहा, सेठ जी को जाकर बता दो कि माल आ गया है।
पैसे तैयार रखे। सदाशिवम जाने से पहले शेखर से अलग ले जाकर बोला, बॉस, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। 17 भर सोना दहेज में देना है, जिसके लिए 4 लाख रुपए चाहिए। शेखर ने कहा, मूर्ति बिकने के बाद जो कमीशन मिलेगा उसमें से 4 लाख तुझे दे दूंगा। सदाशिवम को पूरा भरोसा तो नहीं था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। जाते जाते वो बार बार मूर्ति वाले बैग की तरफ देखता रहा। थोड़ी देर बाद सुंदरम को खाना खिलाया गया। सुंदरम खा रहा था, तभी शेखर चुपके से बाहर जाकर एकम्बरम को फोन करता है और झूठ बोलता है कि सुंदरम अभी तक उसके पास नहीं आया। शेखर ने एकम्बरम के दिमाग में शक का बीज बो दिया। शायद सुंदरम मूर्ति लेकर भाग गया है। एकम्बरम ने सुंदरम के नंबर पर कॉल किया, लेकिन शेखर ने सुंदरम का मोबाइल पहले ही चुरा लिया था। उसने सिम कार्ड निकालकर तोड़ दिया और फोन कूड़ेदान में फेंक दिया। बाद में कूड़ेदान को कॉरपोरेशन की गाड़ी ले गई। होटल में कार्तिक से मिली औरत का पति कॉरपोरेशन में काम करता था, इसलिए उसे वो मोबाइल मिला था। और किस्मत का खेल कि वो फोन घूम फिरकर कार्तिक के हाथ में आ गया। इधर सदाशिवम सेठ जी के पास पहुंचता है। मूर्ति की बात सुनकर सेठ जी 2 करोड़ रुपए एडवांस दे देता है और शेखर को फोन पर बता भी देता है, बाकी 3 करोड़ मूर्ति हाथ में आने के बाद मिलेंगे। सदाशिवम पैसे लेकर लौटते हुए एक बार घर भी जाता है, लेकिन अभी तक दहेज का पैसा नहीं जुट पाया था और सस्ता इनविटेशन कार्ड छपवाने पर बेटी और बीवी दोनों ने उसकी खूब लानत मलामत की। बीवी ने तो थप्पड़ तक मार दिया। कल तक पैसे का इंतजाम करो, ये हुक्म सुनाकर वो चुप हो गई। शेखर के पास लौटते वक्त सदाशिवम बार बार पैसों के बैग की तरफ देख रहा था। इतने सारे पैसे उसके हाथ में थे, लेकिन बेटी की शादी के लिए मामूली 4 लाख भी जुगाड़ नहीं कर पा रहा। मन में गहरी कश्मकश चल रही थी। फिर भी सदाशिवम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और पूरा पैसा शेखर को सौंप दिया। शेखर ने बंदर वाले बैग से मूर्ति निकालकर सेठ जी के आदमी को दी और 2 करोड़ रुपए उसी बंदर वाले बैग में रख दिए। पहले उसने बैग सुंदरम को रखने दिया, लेकिन फिर कहा कि कल सुबह बाकी पेमेंट मिलेगा, तो कल तक यहीं रुको, और सिक्योरिटी का बहाना बनाकर बैग अपनी अलमारी में बंद कर दिया। रात गुजरती है, सुबह होती है। एकम्बरम फिर शेखर को फोन करता है, सुंदरम आया या नहीं? शेखर फिर झूठ बोलता है, नहीं आया। एकम्बरम कहता है, मैं खुद निकल चुका हूँ, सुंदरम को ढूंढ कर रहूंगा। एकम्बरम के आने की खबर सुनते ही शेखर बीवी बच्चों को ससुराल भेज देता है। वो बड़ी चालाकी से सब संभाल रहा था ताकि मूर्ति बेचने के सारे पैसे हड़प सके। सेठ जी को मूर्ति कल ही भेजी जा चुकी थी, अब बस बाकी 3 करोड़ का इंतजार था। साथ ही एकम्बरम के आने से पहले सुंदरम के मामले को भी निपटाना था। शेखर ने पहले सुंदरम से इधर उधर की बातें की, खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन 2 दिन का व्यवहार देखकर सुंदरम समझ चुका था कि शेखर उसे मार डालेगा। सुंदरम ने गुजारिश की, मेरा बेटा पास में चेन्नई में ही रहता है, मरने से पहले एक बार उससे मिलने दो, लेकिन शेखर ने मना कर दिया। सुंदरम जब हाथ पैर जोड़ने लगा तो शेखर ने उसे शांत कराने के लिए पानी पिलाया। सुंदरम अभी पानी पी ही रहा था कि शेखर ने पीछे से क्रिकेट बैट से उसके सिर पर वार कर दिया और सुंदरम वहीं ढेर हो गया। इसके बाद शेखर नहा धोकर एकम्बरम को रिसीव करने के लिए तैयार हो गया। एकम्बरम शेखर के घर पहुंचने ही वाला था कि कार्तिक का फोन आता है, लेकिन एकम्बरम का साला फोन उठाकर काट देता है। उन्हें लगता है कि कार्तिक अपने बाप की तलाश में फोन कर रहा है। एकम्बरम शेखर के घर पहुंचता है। शेखर सामान्य रहने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन एकम्बरम उसे शक की नजर से देख रहा था। शेखर समझाने की कोशिश करता है कि शायद सुंदरम ने मूर्ति कहीं और बेचने की कोशिश की होगी। एकम्बरम पूछता है, कहां-कहां बेचने का चांस है? शेखर ने 2 जगहों के नाम बताए। एकम्बरम ने अपने 2 आदमियों को उन जगहों पर भेज दिया। इधर एकम्बरम का साला कुछ दूर बैठा फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसे कार्तिक की वो फेसबुक पोस्ट दिखी, बंदर वाले बैग की फोटो। वो चिल्लाया, कार्तिक और उसका बाप मिलकर मूर्ति लेकर भाग गए हैं और अब नाटक कर रहे हैं। लेकिन एकम्बरम ने अलग सोचा। बोला, अगर दोनों मिलकर मूर्ति चुराते तो कार्तिक फेसबुक पर बैग की फोटो क्यों डालता? इससे तो वो खुद और फंसता। एकम्बरम ने साले को कहा, कार्तिक को फोन करके बोल कि 1 घंटे में बैग लेकर हाजिर हो। यानी कार्तिक को जो धमकी भरा फोन आया था वो एकम्बरम के साले का ही था। इधर शेखर ने बड़ी सफाई से सुंदरम के मामले को निपटाने की कोशिश की थी। सुंदरम को मारने के बाद उसने एक आदमी से लाश के टुकड़े टुकड़े करवाए। सब कुछ पैक हो गया, लेकिन सिर रखने की जगह नहीं थी, तो शेखर ने बंदर वाले बैग से पैसे निकालकर सुंदरम का सिर उसमें रख दिया। फिर सदाशिवम को बैग थमाकर कहा, इसे दूर कहीं फेंका। बेटी की शादी के लिए 6 लाख रुपए भी दिए। इस पर सदाशिवम मान गया। शेखर ने सुंदरम के बाकी शरीर को आग में जला दिया। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन शेखर की पोल खुली सिंधनाई की वजह से, जिसने बस स्टॉप पर सदाशिवम के हाथ से वो बैग छीन लिया था।
सदाशिवम से पूरी बात सुनने के बाद वो हॉस्पिटल के सामने कूड़ेदान की तरफ इशारा करता है। कार्तिक देखता है बंदर वाला बैग कूड़ेदान में पड़ा है। एक कुत्ता बैग के अंदर का सिर खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जंजीर और ताले की वजह से पहुंच नहीं पा रहा। ये नज़ारा देखकर कार्तिक का सीना फट जाता है। वो भागकर बैग के पास जाता है और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। कल से वो जिस बैग को लेकर इधर उधर भटक रहा था, उसमें उसके पापा का सिर था। इतनी क्रूर सच्चाई का सामना करना किसी के लिए भी आसान नहीं। पापा के साथ बिताए खूबसूरत लम्हे एक एक करके आंखों के सामने तैरने लगते हैं और आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। इधर शेखर को अंदाजा हो रहा था कि एकम्बरम उस पर शक कर रहा है, इसलिए वो सोच रहा था कि एकम्बरम कुछ करे उससे पहले खुद उसे मार डाले। लेकिन तभी उसकी दूसरी पोल खुल जाती है। सेठ जी का एक आदमी बाकी 3 करोड़ रुपए लेकर ठीक उसी वक्त आ जाता है। बैग शेखर के हाथ में देते हुए कहता है, सेठ जी को मूर्ति बहुत पसंद आई, इसलिए जल्दी पैसे भिजवा दिए। बस अब तो एकम्बरम को भी यकीन हो गया, शेखर ही असली मुजरिम है। पहले एकम्बरम का साला शेखर पर हमला करता है, लेकिन शेखर उसकी गर्दन में छुरा भोंक कर मार डालता है। फिर एकम्बरम और शेखर के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बेरहमी से पीटते हैं। एक पल ऐसा आता है जब एकम्बरम अपनी बंदूक तक पहुंच जाता है और शेखर के पैर में गोली दाग देता है। शेखर कहता है, सारे पैसे ले जाओ, लेकिन एकाम्बरम जवाब देता है, मैं पैसों के लिए नहीं, अपने दोस्त के लिए आया हूं। शेखर बातों से एकाम्बरम का ध्यान भटकाता है और मौका पाकर एक लोहे की कील उसके पेट में घोंप देता है। एकाम्बरम को मारने के बाद शेखर 5 करोड़ रुपए का मालिक बन जाता है। इसके बाद शेखर की जिंदगी बदल जाती है। दिल खोलकर शॉपिंग करता है, पार्टियां करता है, ऐशो आराम का जीवन जीने लगता है। बड़ा घर खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, बीवी बच्चों को नए घर में बुला लेता है। नई गाड़ी के लिए एक ड्राइवर बुलवाया था। दरवाजे की घंटी बजी। शेखर ने बेफिक्री से दरवाजा खोल दिया, सोचा ड्राइवर आया होगा, लेकिन सामने खड़ा था कार्तिक, जो ड्राइवर बनकर आया था। कार्तिक को बिठाकर शेखर अंदर जाकर तैयार हो रहा था। तभी एजेंसी का फोन आता है। उन्होंने जो ड्राइवर भेजा था उसका हुलिया कार्तिक से मेल नहीं खा रहा था। शेखर ने कार्तिक को गौर से देखा और तभी याद आया कि सुंदरम के मोबाइल में उसने कार्तिक की फोटो देखी थी। शेखर समझ गया कि कार्तिक यहाँ क्यों आया है। शेखर कार्तिक को मारने की तैयारी कर ही रहा था कि कार्तिक ने पहले ही उसके सिर पर वार कर दिया। फिर उसे कमोड में डुबोया, कुर्सी से बांधा और टॉर्चर करते हुए पूछा, मेरे पापा को क्यों मारा? इतनी मारपीट के बाद भी शेखर बेशर्मी से बोला, 5 करोड़ रुपए के लिए मैं अपने बाप को भी मार सकता हूँ। तेरे बाप को तो छोड़ ही दे। जिंदगी भर मेहनत करो तो भी अमीर नहीं बन पाओगे, लेकिन दूसरों को ठग कर एक झटके में अमीर बना जा सकता है। मैंने बस वही मौका भुनाया। कार्तिक ने शेखर को मारने की धमकी दी, लेकिन शेखर को जरा भी डर नहीं लगा। उल्टा तंज कसते हुए बोला, तेरा बाप मरने से पहले मेरे हाथ पैर पकड़कर कह रहा था, मेरा बेटा पास में ही रहता है, एक बार उससे मिलवा दो। मैंने तेरे बाप को मारा, तू मुझे मार दे। मुझे मारने के अलावा तू और क्या कर लेगा? ये बात कार्तिक के दिल में तीर की तरह लगी। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ एक पल की मौत शेखर के लिए काफी सजा नहीं है। इसलिए उसने शेखर को मारा नहीं, बल्कि उसके दोनों पैर काट दिए। फिर उन पैरों को पैसों के बैग में भरकर नदी में फेंक दिया। शेखर की जिंदगी अब बेहद दयनीय हो चुकी है। वो अभी भी उसी शानदार घर में रहता है जो उसने खरीदा था, लेकिन उसकी जगह अब जमीन पर है। एक गद्दा तक नसीब नहीं, अपने आप टॉयलेट भी नहीं जा सकता। उसकी बीवी घसीट घसीट कर तिरस्कार से उसे बाथरूम ले जाती है, दिन भर गालियां देती है और उसी के घर में किसी और के साथ बेवफाई करती है। शेखर सब देखता है, सुनता है, लेकिन बोल कुछ नहीं पाता, बस खामोशी से आंसू बहाता रहता है। कुछ सजाएं मौत से भी भयानक होती हैं। ये बात अब उसे हड्डी हड्डी में महसूस हो रही है और इसी के साथ ये कहानी भी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है। दोस्तों, किसी को ठग कर अमीर बनना आसान लग सकता है, लेकिन वो ठगी एक अभिशाप बनकर वापस लौटती है। आज आप किसी को धोखा दोगे, कल कोई और आपको धोखा देगा। इस जन्म में भले ही बच जाओ, लेकिन कर्म का हिसाब कभी न कभी जरूर चुकाना पड़ता है। अपनी मेहनत से अगर दाल रोटी भी मिले तो उसमें जो सुकून है वो चोरी के करोड़ों में कभी नहीं मिलेगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही। सब अच्छे रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।